दिल्ली में बजे सायरन, तैयारियों का लिया जायजा। 40 से 50 जगह पर लगाए जाएंगे सायरन। महत्वपूर्ण बिल्डिंगों की बढ़ा दी गई सुरक्षा। भारत की सेना हर परिस्थिति के लिए है तैयार। पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता भारत के सामने। 22 साल तक सेना में रहे कर्नल ने बताई सच्चाई। ट्रैवल इंडस्ट्री पर भारत पाक तनाव की मार। कश्मीर और तीर्थयात्रियों की घटी बुकिंग। ट्रैवल एजेंट्स को हो रहा है भारी नुकसान। पूर्वी जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रेडिएंट कैश कंपनी में 99 लाख की चोरी। 3 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। 64 लाख रुपए और मोबाइल फोन बरामद। कृष्णनगर में मल्टी लेवल पार्किंग बंद। पार्किंग बंद होने से बाजार में बढ़ा ट्रैफिक जाम। दुकानदारों की मांग, पार्किंग सेवा जल्द हो बहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच शुक्रवार दोपहर नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को परखने के लिए हवाई हमले के सायरन का परीक्षण किया गया। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वॉलंटियर्स भी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही दिल्ली की सभी महत्वपूर्ण बिल्डिंगों की सुरक्षा में भी इजाफा कर दिया गया है और सभी सार्वजनिक जगहों पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में आईटीओ पर पुराने पुलिस हेडक्वार्टर पर सायरन का टेस्ट किया गया, जिसका मकसद हवाई हमले जैसी इमरजेंसी में नागरिकों को तैयार करना था। एयर रेड सायरन का यह टेस्ट करीब 15 से 20 मिनट तक चला। ये सायरन 4 किलोमीटर के दायरे में सुनाई दिया। दिल्ली के कई इलाकों जैसे गीता कॉलोनी के महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन और लक्ष्मीनगर के स्कोप टावर में भी 7 मई को मॉकड्रिल के दौरान सायरन बजाए गए थे। इस मौके पर मौजूद दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगले 1-2 दिनों में राजधानी के सभी हिस्सों में सायरन लगा दिए जाएंगे। सायरन बजने पर सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं, लोगों को उसका पालन करना होगा। दिल्ली में 40 से 50 जगह पर सायरन लगाए जा रहे हैं। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकारी भवनों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अदालतों और विदेशी दूतावासों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन सभी जगहों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ने मार्केट्स, रेलवे स्टेशनों, मॉल्स, मेट्रो स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों की निगरानी भी बढ़ा दी है। सायरन लगाने शुरू किए हैं। दिल्ली में जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है उसके ऊपर में सायरन लगेंगे। ये सायरन की रेंज 8 किलोमीटर रेडियस की है। ऐसे दिल्ली में आज रात से ही 40 से 50 और सायरन हाई राइज बिल्डिंग में, ऊंची बिल्डिंगों में लगने शुरू होंगे और ऐसे आपातकाल की स्थिति में हम इसको चलाएंगे और ये एक ही कमांड सेंटर से हम इसको चला सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का चलाना है, पर्टिकुलर एरिया का चलाना है या पूरे दिल्ली का चलाना है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 5 मिनट के करीब में ये सायरन बजा करेगा कोई भी ऐसी स्थिति आती है और ये सायरन हमारे कमांड सेंटर से जीएसएम पे, एचएफ पर और ब्लैकआउट की स्थिति में भी हम इसको काम में लेके आ पाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव और घमासान के बीच सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने बात की रिटायर्ड कर्नल डीएन शर्मा से, जिन्होंने 1990 से 2012 तक भारतीय सेना में अपनी सेवा दी। कर्नल शर्मा ने बताया कि भारत की सैन्य ताकत और आधुनिक टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखती है।
उन्होंने संसद पर हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय वे ऑपरेशन का हिस्सा थे और आज भी देश की सुरक्षा के लिए सेना पूरी तरह सक्षम है। इस बातचीत में उन्होंने देशवासियों से संयम और भरोसा बनाए रखने की अपील की और कहा कि भारत की सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आइए सुनते हैं कर्नल DN शर्मा से संवाददाता की खास बातचीत। 30 से ज़्यादा वर्षों से भारत ये आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। इसकी शुरुआत 1989 के करीब हुई थी और उसके बाद काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल भी किया गया, लेकिन जो शत्रु देश है हमारा पाकिस्तान, उसने इसमें कमी नहीं आने दी। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहा इसका स्तर और इस बीच में सरकार ने काफ़ी प्रयास किए इसे काबू में लाने के लिए और लगभग 3 वर्ष पहले जो धारा 370 हटा कर के वहाँ स्थिति को नॉर्मल करने की कोशिश की गई थी, वो अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जा सकता है। दूसरा, जो उनके सेनाध्यक्ष ने बयान दिया कि 2 नेशन थ्योरी और हिंदू मुस्लिम की डिवाइड, ये सब सारी प्रॉब्लम्स कंबाइंड होकर के अगर देखा जाए तो वो नहीं चाहते कि हम ऐसे प्रगति करें और यहाँ पर शांति बने। और जो ये इलीगल कब्ज़ा अपना जमाना चाहते हैं कश्मीर के ऊपर, इस सब को सपोर्ट करने के लिए उनकी गतिविधियां चलती रही। बहुत से बीच में ऐसे अवसर आए जबकि भारत को सख्त कदम लेने की ज़रूरत पड़ी थी और सख्त कदम लिए भी गए थे। आप सबको मालूम है क्या क्या सख्त कदम लिए थे वो, लेकिन इस बार ये एक तरह से अति हो गई और शायद भारत की जो पेशेंस थी वो अब जाकर के थोड़ा सा हिली है। दूसरा सवाल ये रहेगा, जिस तरह से कि जो पहले जो सैन्य बल था उसकी तैयारी और अब की बार जो विकास होकर जिस तरह के नया इक्विपमेंट्स आए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे, कितना सहायक होते हैं आर्मी वालों के लिए? देखिए, युद्ध नीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें निरंतर बदलाव आते रहते हैं। जैसे जैसे नई तकनीक आती है, नए कॉन्सेप्ट्स अडॉप्ट किए जाते हैं, तो ये एक गतिमान प्रोसेस है और टाइम टू टाइम ये चेंजेस तो आते हैं। बेसिक चीज़ें, आपका उद्देश्य क्या है, वो लक्ष्य क्या है आपका, क्या आप हासिल करना चाहते हैं, वो एक तरह से फिक्स्ड होते हैं। तो हम अपनी सुरक्षा को मजबूत रखें, नई से नई तकनीक को लगाएं, तो वो तो पिछले वर्षों से लगातार चल ही रहा है और उसी को आप जैसे सभी चैनल्स में देख रहे हैं। जो ऑपरेशंस का अभी तक डिस्क्लोज किया है सरकारी तौर पर, आपने देखा ही है कि टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है। दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, क्या आपने भी किसी युद्ध को देखा है या उसकी प्रिपरेशन में रहे हो? थोड़ा बताइए इतिहास के बारे में। मैंने सन 1990 से लेकर के सन 2012 तक सेवा की और इस समय में कुछ जो आतंकवादी बहुल क्षेत्र थे वहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर में और इस तरह के ऑपरेशनल एरियाज़ में काफ़ी सेवा की है। और अब पराक्रम का आपको ध्यान होगा, जब हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, संसद पर अटैक हुआ था, उसके बाद सेना को मोबिलाइज़ किया गया था, तो उसका मैं एक अभिन्न अंग था। पूरे 11 महीने के समय जब वो चला, उसमें हमने पूरी तरह से भाग लिया था। मोबिलाइजेशन में हम शामिल थे, युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। जो हमारे कर्तव्य हैं हमें उन्हें ठीक तरीके से निभाना चाहिए। समय समय पर सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश आते हैं, जैसे ब्लैकआउट के लिए निर्देश आए, इमरजेंसी ड्रिल्स के इमरजेंसी की स्थिति होने में, कहीं कोई एयर रेड होती है या कोई अटैक होता है, उस स्थिति में स्कूल में क्या करना चाहिए, अपने समाज में क्या करना चाहिए, लाइट कब ऑफ करनी चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर जो भी निर्देश मिलें उनका सही तरह से पालन करना चाहिए। सही, हमारे साथ है कर्नल DN शर्मा, जिन्होंने कह दिया है कि ये केवल सैन्य लड़ाई नहीं, पूरे भारत की लड़ाई है, सबको इसमें भागीदार बनना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का असर आम लोगों पर भी दिखाई दे रहा है। लोगों के बीच डर का माहौल बन गया है, खासकर उन लोगों में जो गर्मियों की छुट्टियों में घूमने या तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे थे। ईस्ट आजाद नगर के कुछ ट्रैवल एजेंट्स से बात करने पर पता चला कि आमतौर पर इस समय लोग छुट्टियों की बुकिंग शुरू कर देते हैं। हर साल कश्मीर, जम्मू, वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा के लिए बुकिंग तेजी से होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा।
कुछ लोगों ने जो बुकिंग पहले से करवाई थी वे अब डर के कारण उसे कैंसिल करवा रहे हैं। इससे ट्रैवल एजेंट्स को भारी नुकसान हो रहा है। चाहे ट्रेन हो या बस, लोग सफर करने से हिचकिचा रहे हैं और उनकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। देखो मैडम, इसमें जो है इंक्वायरियाँ आ रही हैं, लेकिन ये माहौल देखते हुए जो है इंक्वायरी कंफर्म नहीं हो रही हैं। और कंफर्म ना होने का कारण यही है कि जो मतलब आगे का माहौल, जो लड़ाई झगड़े का माहौल बन रहा है जो है, और उस माहौल से ये है कुछ भी हो सकता है। और सभी के कामों के फ़र्क है, और काम से ये है कि काम आगे भी निकल रहा है नहीं निकल रहा है, वो मोमेंट है। ये है हर तरफ काम का फ़र्क है, क्योंकि लड़ाई झगड़े की वजह से कोई आदमी अपने घर से निकलना नहीं चाहता, अपने परिवार को, अपने घर को सेफ रखना चाहता है ये। और महंगाई की वजह से कि कल को महंगाई होगी तो आदमी कैसे कवर अप करेगा ये। इस टाइम पे वैसे लोग करवाते थे बुकिंग, जैसे गर्मियों के टाइम। हाँ, इस टाइम के ऊपर अमरनाथ वगैरह की काफ़ी अच्छी बुकिंग होती थी ये पहले ये। लेकिन इस माहौल को देख के कोई ख़ास इंक्वायरी नहीं है, क्योंकि पीछे भी एक बार कुछ मेंबर मार दिए थे वहाँ श्रीनगर में जो है, तो उसकी वजह से काफ़ी बुकिंग वगैरह कैंसिल हुई हैं। काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ से। जैसे जब से यूथ छिड़ा है, काफ़ी टिकटें कैंसिल भी हुई हैं, गाड़ियाँ भी कैंसिल हुई हैं, टूरिस्ट बाहर जा ही नहीं रहा। किस किस जगह पे मेनली जो लोग कैंसिल करवा रहे हैं? इधर फिलहाल तो सबसे इधर ही है, वैष्णो देवी, कश्मीर, और अब जैसे अभी यात्रा चालू होने वाली है अमरनाथ वगैरह की, तो वहाँ भी सुनने में आ रहा है कि दिक्कत आ सकती है। लोगों के मन में डर ही है कि आज की तो इस टाइम कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। कि जैसे अभी सुनने में आ रहा है राजस्थान वगैरह में भी कुछ हुआ है, पंजाब में भी हुआ है, और इंडिया गेट वगैरह भी खाली कराया गया। तो इस करके टूरिस्ट बाहर से जो आ रहा था वो सब आना बंद हो गया, वरना लोकल जो यहाँ से जाते थे वो तो बंद ही है बिल्कुल ही, और जो बाहर से आ रहे थे उनकी टिकटें कैंसिल हो रही हैं। और बहुत अच्छा काम होता था, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मतलब पूरे दिन हमारे को मतलब सुबह शाम 2 गाड़ियाँ लगाने में टाइम लग रहा था, मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता था हमें। और इस बार क्या हालत है? अभी तक तो कोई हालात ही नहीं है। तो स्कूल की छुट्टियाँ ही पड़ गई हैं, अभी तक तो कोई इंक्वायरी भी नहीं आ रही। पहले भी हफ्ते भर पहले तक तो इंक्वायरी भी आ रही थी, अब 3-4 दिन से तो इंक्वायरी भी बंद हो गई। इस टाइम पे माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है। कहीं भी जाने से पहले ये लगता है भाई कि हाँ यहाँ पे कुछ हमला हो जाए या कुछ हो जाए, कि ऐसी कोई भी परेशानी हो जाए, युद्ध छिड़ जाए, इसलिए जाना सब कैंसिल कर रहे हैं। अभी टिकटें होती हैं फिर बाद में कैंसिल हो जाती हैं भाई। कहाँ पर ज़्यादा लोग मतलब कैंसिल करवा? जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, अमरनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, जितनी भी बड़ी बड़ी जगह हैं, वैष्णो देवी वगैरह है, यहाँ पे लोग वक्त डरे हुए हैं। जाने पे छुट्टियों में भी घर में बच्चों को बंद करके रखना पड़ेगा इस टाइम पे। कितने दिन पहले टिकट बुक कर जाती थी वैष्णो देवी वगैरह? इस टाइम पे तो बहुत बड़ा सीजन होता था, हमें फुर्सत नहीं होती थी काम करने की। काम करने रात दिन एक हो जाता था। अब तो कोई भी ऐसा लग रहा है काम ही नहीं है मार्केट में। लोग कैंसिल भी करवा रहे हैं, कैंसिल ही करवा रहे हैं सारे। इस टाइम पे तो डरे हुए हैं, माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है। पूर्वी जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने पांडवनगर थाने के साथ मिलकर नकदी चोरी के एक बड़े मामले को सुलझा लिया है। रेडिएंट कैश कंपनी के कर्मचारी योगेश 99 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। ये घटना 25 अप्रैल को सामने आई थी, जब कंपनी के मैनेजर ने पुलिस में शिकायत की थी। जांच में पता चला कि योगेश ने अपने भाई मुकेश, चचेरे भाई राहुल और दोस्त पंकज के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी। मुकेश को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से, जबकि राहुल और पंकज को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 64 लाख रुपए नगद और एक महंगा मोबाइल फोन बरामद हुआ। करीब 7 लाख रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके थे। मुख्य आरोपी योगेश अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस की टीम लगातार निगरानी और तलाशी अभियान चला रही है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में साल 2019 में नगर निगम द्वारा एक मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया था, जिसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था। इसका उद्देश्य बाजार में लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत देना था। कुछ समय तक लोगों को इससे राहत भी मिली, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये पार्किंग बंद पड़ी है। इसका सीधा असर स्थानीय दुकानदारों और बाजारों में आने वाले ग्राहकों पर पड़ रहा है। पार्किंग सुविधा न मिलने के कारण लोग अपनी गाड़ियां इधर उधर खड़ी कर देते हैं, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है। दुकानदारों ने बताया कि ये पार्किंग अक्टूबर 2024 से बंद है और इसके बंद होने से बाजार में खरीदारी करने वालों को काफी असुविधा हो रही है। पार्किंग का चार्ज भी काफी किफायती था, जिससे आम जनता को राहत मिलती थी। इस मुद्दे पर जब शाहदरा साउथ जोन एमसीडी के चेयरमैन संदीप कपूर से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि पार्किंग का फायर एनओसी खत्म हो गई थी, जिसे अब रिन्यू कर दिया गया है। विभाग ने निरीक्षण भी कर लिया है और अब केवल एनओसी मिलने की देर है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले कुछ ही दिनों में ये पार्किंग दोबारा चालू कर दी जाएगी। इस पार्किंग में 250 से ज़्यादा गाड़ियां खड़ी करने की सुविधा है। लोग घंटे, दिन या महीने के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। देखिए, ये जो पार्किंग है अक्टूबर एंड से बंद है और इसमें क्योंकि जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हो गया था और जब नया कॉन्ट्रैक्ट देना था तो अधिकारियों ने चेक किया कि इसका फायर एनओसी नहीं है, तो उसकी वजह से एलोकेशन हो गया। इसका ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, जो पार्टी को देना है वो आइडेंटिफाई हो चुका है और जो अंदर फायर के इक्विपमेंट्स थे वो भी ठीक करवा दिए गए हैं और फायर डिपार्टमेंट का पिछली 25 अप्रैल को इंस्पेक्शन भी हो गया और रिपोर्ट चली गई है। अब तो सिर्फ फायर डिपार्टमेंट से एनओसी आना है और सीधा एलोकेट हो जाएगा और मल्टी लेवल पार्किंग चालू हो जाएगी। वैसे बहुत पुरानी है लेकिन अब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर पार्किंग की वजह से। ना यहाँ टॉयलेट अंदर बने हुए हैं तो उसकी दिक्कत है और बाकी कोई गाड़ी खड़ी नहीं कर पाता तो उसकी भी दिक्कत है। यहाँ जाम लग जाता है बहुत। हाँ, फ़ायदा बहुत था, पहले फ़ायदा था। तो पार्किंग बिल्कुल शुरू होनी चाहिए और इसमें फैसिलिटी जो भी है सारी चीज़ होनी चाहिए इसमें। सब आते थे अपने काम के लिए, यहाँ पार्किंग में गाड़ी पार्क करके अपने काम के लिए जा सकते थे। अब जब से बंद हुई है कोई आता ही नहीं है मार्केट में। ये दिवाली के आसपास से बंद है। हाँ, खुलनी चाहिए, लोगों को आए। कृष्णा नगर इतना बढ़िया मार्केट एरिया है, लोगों को देखना चाहिए। मिल जाता था लोगों को? हाँ, मिल जाता था। कभी कभी वीकेंड्स पे दिक्कत होती थी, वरना बाकी डेज में मिल जाता था। मतलब अच्छी पूरी भर जाती थी वीकेंड्स पे, तो बहुत रश होता था वीकेंड पे। हमें भी नहीं एमसीडी की पार्किंग है, चार्जेस ज़्यादा नहीं थे, चार्जेस सही थे। लेकिन जब से पार्किंग बंद हुई है लोगों ने कृष्णा नगर में बहुत कम आना बंद कर दिया है। लोगों के काम पे फ़र्क पड़ता है, बहुत असर आता है। कृष्णा नगर के लोगों को निजात दिलाने के लिए जाम से यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया था तकरीबन 2019 में, लेकिन पिछले तकरीबन 7-8 महीने से ये पार्किंग बंद पड़ी है। फिलहाल मैं दिखाना चाहूँगी आपको यहाँ पर जो मार्केट है वहाँ पर ये पार्किंग बनाई गई है और ये पार्किंग जो है पिछले कई महीनों से बंद है क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है फायर की एनओसी ना मिलने की वजह से इस जो पार्किंग को बंद कर दिया गया था। आम पब्लिक के लिए, दुकानदारों के लिए पार्किंग बंद कर दी गई थी, लेकिन जहाँ तक अब बात है कि इसको जल्द से जल्द एनओसी दी जाएगी। यहाँ पर जो चेयरमैन है शाहदरा साउथ जोन से संदीप कपूर जी, उन्होंने बताया कि एनओसी के लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन हो चुका है, टेंडर भी निकल चुका है और जल्द से जल्द अब जो है यहाँ पर ये पार्किंग शुरू की जाएगी और जो लोगों को राहत मिल पाती थी इस पार्किंग की वजह से वो फिर से मिलेगी। जाम से लोगों को निजात मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो दुकानदार हैं और जो मार्केट में आने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिल सकेगा। कैमरा पर्सन महेंद्र बोरा के साथ सोने शर्मा, CCN। ककड़ुमा कोर्ट में शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव फंड की कमी से नहीं हो पा रहे, लेकिन अब फंड की कमी दूर करने के लिए उम्मीदवार आगे आ रहे हैं। कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि वे चुनाव में होने वाला खर्च उठाने को तैयार हैं। आपको बता दें कि ककड़ुमा में चुनाव दूसरी बार स्थगित किए गए हैं। दिल्ली की सभी बार एसोसिएशन के चुनाव 21 मार्च को कराए जा चुके हैं, लेकिन शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव तब टाल दिए गए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने 9 मई को शाहदरा और साकेत बार एसोसिएशन के चुनाव कराने को कहा। अब साकेत के चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनावों की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। इस पर वकीलों का कहना है कि बार एसोसिएशन के पास इस समय फंड की कमी है, जिसके कारण चुनाव को अभी तक नहीं किया जा सका है। इसलिए अब उम्मीदवार ही खर्च उठाने को तैयार हैं। अब 24 मई को चुनाव की अगली तारीख तय की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दिन चुनाव प्रक्रिया पूरी हो सकती है। 9 तारीख का इलेक्शन होना था, लेकिन हुआ क्या कि शाहदरा बार एसोसिएशन में कह दिया कि फंड नहीं है, फंड नहीं दिया। पहला फंड था, सारा खर्च हो गया। अब 2 फंड के लिए दोबारा हाई कोर्ट ने उसको कहा कि कैंडिडेट देंगे, उसमें सभी कैंडिडेट पैसे देंगे, उसके बाद इलेक्शन जो है 24 तारीख को होना है। ये है कैंसिल होने का रीज़न ये है कि बार के पास फंड्स नहीं है, तो फंड्स जो हैं वो उनको पहले जुटाने होंगे और अब जो नई डेट आई है हाई कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, उसमें है 24 मई। जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैंडिडेट्स, वो लोग फंड्स जुटाएंगे, हाई कोर्ट की डायरेक्शन है। शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव जो आज होने थे 9/5/2025 को, उनको स्थगित करते हुए आगे की डेट दे दी गई है और ये कहा गया है कि क्योंकि बार के पास फंड नहीं है चुनाव कराने के लिए और साथ ही साथ जो पुलिस प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी दी गई थी
उसके मद्देनज़र दोनों इश्यूज़ को लेके शादरा बार एसोसिएशन करकड़डूमा कोर्ट के चुनाव को आगे टाल दिया है। बार एसोसिएशन के पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए की एफडी है जिसको वो यूज़ नहीं करना चाह रहे और बार बार चुनाव को टाला जा रहा है। आप देखिए कि जो कैंडिडेट्स हैं, लगभग 94 कैंडिडेट्स, 94 कैंडिडेट्स शादरा बार एसोसिएशन के चुनाव को लड़ रहे हैं, जो हर बारी प्रिपरेशंस करते हैं, पोस्टर छपते हैं, बैनर छपते हैं, बहुत खर्चा होता है चुनाव के अंदर। 21 मार्च 2025 को दिल्ली की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के इलेक्शंस होने थे, किन्हीं कारणों की वजह से जो करकड़डूमा कोर्ट में वो इलेक्शन जो थे पोस्टपोन होकर के 9 मई की जो उसमें फाइनल डेट थी, अभी ड्यू टू द रीज़न ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स, इलेक्शन कमेटी के पास में करकड़डूमा कोर्ट के इलेक्शंस के लिए फ़ंड की कमी होने के कारण से अब वो जो 9 मई को इलेक्शंस होने थे करकड़डूमा में शादरा बार एसोसिएशन के, अब वो फर्दर पोस्टपोन कर दिए हैं और उसमें जो फाइनल डेट फॉर इलेक्शन है वो अभी जो आ रही है वो फाइनल डेट ऑफ इलेक्शन 24 मई 2025 की है। तो ये बात आई थी कि भाई फंड नहीं है, 9 मई को इलेक्शन कराना है तो ईवीएम उपलब्ध नहीं है, तो मैं भी उसमें था। हमने भी कहा था ये अगर नहीं हो रहा, क्योंकि कैंडिडेट चाहते हैं कि हो जाए और हम उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए भी तैयार हैं। अगर फंड की कुछ कमी है तो सब कैंडिडेट जो है मिलकर भी दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये बात आई थी और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन एक साफ़ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के परपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस ने एक युवक को अवैध बटन वाले चाकू के साथ पकड़ा है। उसका नाम अमित उर्फ मोहित है, जो मयूर विहार के चिल्ला गांव में रहता है। पुलिस टीम इलाके में गश्त कर रही थी, तभी मंडी रोड के पास एक युवक को संदिग्ध हालत में देखा गया। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, लेकिन पीछा कर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक बटन वाला चाकू और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। आरोपी नशे का आदी और पहले से 10 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ सशस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 पुलिसकर्मियों ने एक युवक के साथ गाली गलौज और मारपीट की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पीड़ित युवक का आरोप है कि पुलिस ने उसका मोबाइल फोन, बाइक और नगद रुपए छीन लिए। युवक ने इस मामले की शिकायत डीसीपी विजिलेंस और इलाके के एसएचओ से की। शिकायत के बाद मोबाइल फोन तो लौटा दिया गया, लेकिन बाइक को लावारिस बताकर देने से मना कर दिया। जब पीड़ित ने बाइक की आरसी दिखाई, तब भी पुलिस ने बाइक देने से इनकार कर दिया। युवक ने पुलिस पर मनमानी और तानाशाही का आरोप लगाया है। ये वारदात 17 अप्रैल सुबह 1:58 की है। ये मेरा क्लाइंट अमान अपने घर से थोड़ी दूरी पर खड़ा था। वहाँ एक पुलिस स्टेशन सीलमपुर से सब इंस्पेक्टर गगनेश और हेड कांस्टेबल विकास आते हैं और बिना किसी कारण, बिना किसी कॉज उसके एकदम आते ही उस पर गगनेश ने हाथ छोड़ना शुरू कर दिया। उसको मारते हैं, उसकी जेब से मोबाइल छीन लेते हैं, 8,500 रुपये उसके छीन लिए और इवन उसको पकड़ के एक आदमी को बुलाते हैं। जैसे प्री प्लान होता है ना, उस तरीके से एक आदमी आता है अननोन उसकी बाइक पे, फिर विकास उसको लेके अमान को बिठा लेता है। कोई कंप्लेंट नहीं, किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं, और बिठा के उसको कहते हैं चल थाने। तो वो कहता है मेरे को रीज़न बताओ थाने ले जाने का, रीज़न क्या है। तो उसको कहते हैं तुझे, माँ बहन की गालियाँ निकाल के कहते हैं कि तुझे बताएंगे रीज़न। तो क्या होता है कि अमान अपने आप को उनसे छुड़वा के अपने घर की तरफ भागता है। तो ये गगनेश, सब इंस्पेक्टर गगनेश उसकी मोटरसाइकिल लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद फिर उसको तरफ जाते हैं। जब वो चला जाता है तो इस मोटरसाइकिल को भी अपने साथ ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं और उसका कैश ले जाते हैं। इस बाबत मेरे क्लाइंट ने एसएचओ साहब को भी कंप्लेंट दी। 22 अप्रैल की कंप्लेंट है, थ्रू स्पीड पोस्ट करी, क्योंकि थाने में तो वो उसको एंटरटेन कर नहीं रहे थे। और डीसीपी विजिलेंस को भी दी कंप्लेंट 22 अप्रैल को ही बाराखंबा रोड को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मज़े की बात यह है कि वो सारा ऑफेंस वहाँ के लोकल सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। सीलमपुर एरिया का लॉ एंड ऑर्डर का हाल इतना बेहाल है, आए दिन तो वहाँ मर्डर होते हैं। मर्डर का इनको
उन ओरिजिनल ऑफेंसेस को तो ये कमांड कर नहीं पा रहे, और ये जो बेगुनाह लड़के घूम रहे हैं उनको इस तरीके से एक्सटॉर्शन करते हैं बंद करके, और धीरे धीरे फिर वो लड़के जब थाने बंद होता शुरू होते हैं और धीरे धीरे फिर वो खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हैं या ये क्रिमिनल उन्हें बना देते हैं। कहने का मतलब तो ये यार, लेकिन मेरी तो गुजारिश डीसीपी साहब से भी यही है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए डिपार्टमेंटल। तिहाड़ जेल और कोर्ट प्रशासन की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जिससे जेल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक गैंग रेप मामले में जिस आरोपी को कोर्ट से जमानत मिली थी, उसकी जगह किसी और को रिहा कर दिया गया। जब अदालत को इस गलती का पता चला तो कोर्ट ने आदेश दिया कि गलत तरीके से रिहा हुआ आरोपी सरेंडर करे। हालांकि आरोपी का अब तक सरेंडर नहीं हुआ है। इस तरह एक और मामला तिहाड़ जेल के नंबर 8 से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक वहां एक अंडर ट्रायल को रिहा कर दिया गया, जबकि उसका बेल ऑर्डर पहले ही रद्द हो चुका था। तिहाड़ प्रशासन ने इस गलती को स्वीकार करते हुए अदालत को पूरी जानकारी दी है। इस पर वकील का कहना है कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जांच का विषय है कि ये लापरवाही जानबूझकर की गई या प्रशासनिक चूक थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा मामला सामने आया हो। किसी और की जमानत पर किसी और को रिहा कर देना गंभीर लापरवाही है और इस व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है। ये 30,000 में भी ऐसा कई बार हो चुका है और यहाँ भी कई बार ऐसा हो चुका है कि एक एफआईआर है, एक एफआईआर में 2 मुलजिम है या 3 मुलजिम है, उनके समझो थोड़ा बहुत भी अगर आपस में अगर वो नाम मिलता है एक दूसरे का या कोई वो मिल जाता है तो उसमें गलतफहमी हो जाती है, कई बार उसका शिकार हो जाता है प्रशासन। तो इसमें उसकी जगह एक्चुअल की जगह दूसरा भी छूट जाता है, ये होता है। अच्छा, जिसको दूसरे को छोड़ा गया है उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया है, अगर वो सरेंडर नहीं करता तो क्या कुछ उस पर कार्रवाई चल सकती है? अगर सरेंडर नहीं करा तो फिर जिस कोर्ट ने उसको छोड़ा है, छोड़ा तो किसी और को था ना, फिर वहाँ एप्लीकेशन मूव होगी, फिर उसकी 82-83 वारंट होंगे, 82-83 होगी, भगोड़ा घोषित होगा, पुलिस ही पकड़ के लाएगी। उत्तर पूर्वी जिले की वेलकम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। ये कार्रवाई वेलकम पुलिस ने की, जिसमें एसआई और कांस्टेबल शामिल थे। टीम जब झील पार कुआं वाला मंदिर के पास गश्त पर थी, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे टीम ने दौड़कर दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से एक देसी कट्टा और बैग से पिस्टल बरामद हुई है। आरोपी की पहचान दीपक उर्फ अमित उर्फ के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि वह पहले भी हत्या के प्रयास, मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत 5 मामलों में शामिल रह चुका है। थाना वेलकम पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली जल बोर्ड पेंडिंग पानी के बिलों की समस्या को सुलझाने के लिए बकाया बिल माफी योजना पर काम कर रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसकी रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना है कि जल बोर्ड के कर्मचारी मीटर रीडिंग के लिए नहीं आते हैं, जिससे गलत बिल बनते हैं। पुराने और खराब मीटरों के कारण 15 से 50 हजार रुपए तक के भारी भरकम बिल थमा दिए जाते हैं। शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं होता। लोगों की मांग है कि इस बार सभी पुराने बिल माफ किए जाएं, नए मीटर लगाए जाएं और पुरानी सरकार के बिल माफी योजना को दोबारा लागू किया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। तो देखो, बिल तो वैसे पानी का माफ़ करना चाहिए। देखो, अगर नहीं करते तो क्या होता है, कोई बंदा यूज ही नहीं करता, कई बार पानी नहीं आता और फिर भी बिजली के बिल आ रहे हैं। तो भाई वैसे तो पानी माफ़ी होना चाहिए। और जो पहले गया, जो बोला गया भी था कि पानी पहले जैसे ही माफ़ रहेगा जैसे केजरीवाल के टाइम में रहता, तो वही चीज़ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। मतलब कोई भी उसको बिल नहीं आना चाहिए। एक तो टाइम पे कोई आता नहीं है और मीटर अपनी कंडीशन के जो पुराना बिल है उसी हिसाब से बना देते हैं और बिल चेक करने के लिए कोई आया भी नहीं। और कई बार बिल इतना ज़्यादा दे देते हैं जो उम्मीद से भी ज़्यादा। बिल्कुल बिल माफ़ होने चाहिए, क्योंकि पिछले मीटर लगे हुए हैं, उसी के बिना पर वो एवरेज का बिल भेजते हैं। मेरा खुद का एवरेज का बिल आया हुआ है। 2-3 बार मैं गया हूँ कंप्लेंट करने, तो मेरा बिल बिल्कुल भी ठीक नहीं करा। मेरे दोस्त का हमारी गली के अंदर भी यही हो रहा है कि पुराने मीटर लगे हुए हैं, आते हैं रीडिंग लेके जाते हैं, उसमें कुछ होता नहीं है, मीटर बंद हो जाते हैं और एवरेज का बिल भेजते हैं और बहुत मोटा मोटा बिल भेजते हैं। तो बाहर तो लीक, बाहर जैसे पाइप लग रहा है, बाहर सारे लीक हो रहा है, वो तो उसको देख रहे हैं। हमारा बिल महंगा से महंगा आ रहा है। एवरेज से आ रहा है या बेदा एवरेज तो जब बिल बना के देते हैं खामे का। कोई रीडिंग वगैरह लेने कोई आता है रीडिंग लेने के लिए। 7400 आया था मेरा, 7400 बिल है 1 महीने का, 1 साल का 74 से। हाँ, उसके बाद में केसरी वाला आया था, केसरी वाला ने माफ़ करा था मेरा। नई सरकार से गुजारिश क्या है? गुजारिश माफ़ ही करा केवल वो
जो नई सरकार है माफ़ चाहते हैं उससे माफ़ी चाहते हैं और क्या है। पहले तो सरकार हमारी आती कहाँ है, जो जीता विधायक वो आता नहीं, जो MP है वो नहीं आता यहाँ पे एक बार जीतने। इस साल की दूसरी लोक अदालत जल्द लगने वाली है, लेकिन इस बार लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और DLSA की तरफ से चालान देखने या भुगतान करने का कोई लिंक जारी नहीं किया गया है। इससे उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आपने चालान की जानकारी कैसे पाएं। हर बार की तरह इस बार भी लगभग 1,80,000 चालानों का निपटारा लोक अदालत में किया जाएगा। गांधीनगर के DAV स्कूल में शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को भारतीय सेना के पराक्रम की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सतीश शर्मा ने वीर सैनिकों को नमन करते हुए बताया कि हाल ही में सेना ने पाकिस्तान के 50 ड्रोन और मिसाइल हमलों को विफल कर दिया। इस मौके पर स्कूल में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजे। स्कूल के प्रिंसिपल के मुरली ने भी भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान के बारे में छात्रों को बताया। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।